हेलो एवरीवन, कुकड़ा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और ये यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की क्लास 11वीं होगी आज। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा नालियों में ठहरा हुआ पानी होता है उसमें मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है। क्योंकि क्यों ऐसा? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन बी है इसका, मच्छरों का तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। ऑप्शन सी, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। ऑप्शन डी, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो देखिए, जो मिट्टी का तेल होता है हमारा, वो क्या होता है कि जैसे हम नाली में जो मच्छर होते हैं और जमा पानी होता है, जब उसमें हम तेल डालते हैं मिट्टी का, केरोसिन ऑयल, तो उस तेल के कारण मच्छरों को मिलने वाली जो ऑक्सीजन होती है उसकी आपूर्ति रुक जाती है, इसीलिए मच्छर मर जाते हैं, उनके जो प्रजनन पे रोकथाम लग जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो देखिए, गेहूं भी बीज होता है हमारा, काली मिर्च भी बीज होता है और सौंफ भी बीज होता है। साबूदाना जो होता है हमारा वो बीज नहीं होता, तो इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबूदाना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की थी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन इस प्रकार हैं, रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल और जॉर्ज मिस्टल। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने मटर के पौधे में प्रयोग किया था। इन्हें अनुवांशिक का जनक कहा जाता है। और बात करें चार्ल्स डार्विन की, तो उन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। और बात करें रोनाल्ड रॉस की, तो रोनाल्ड रॉस एक ब्रिटिश चिकित्सक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम जीवन चक्र की खोज के लिए मिला था। जो रोनाल्ड रॉस थे उन्होंने इसकी खोज की थी, मलेरिया का जो मच्छर है और ये प्लाज्मोडियम नाम का एक परजीवी होता है, उससे मलेरिया होता है, और इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। दिसंबर 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रोनाल्ड रॉस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और हाथ में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन इस प्रकार है, मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? रजत के दोस्त ने कहा कि चलो खेलते हैं। रजत ने कहा कि मुझे बहुत तेज बुखार है और कपकपी चल रही है, सिर दर्द है, और डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई खाने की सलाह दी है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी मलेरिया। इसमें क्या होता है, कपकपी लगना, बुखार आना, सिर दर्द होना और पूरे शरीर से पसीना निकलना, ये मलेरिया के प्रमुख लक्षण हैं। इसके उपचार में कुनैन की छाल का प्रयोग किया जाता है, जिसका स्वाद कड़वा होता है। जो कुनैन की छाल होती है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं
वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या मूलांकर? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए पंखुड़ियों के बीच में जो पाउडर जैसी पतली रचनाएं होती हैं वो हमारी पराग होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराग। पराग पौधे द्वारा संश्लेषित शर्करा युक्त तरल पदार्थ है। सामान्यतः इसका निर्माण फूल में होता है। ये हमिंग बर्ड, तितलियों तथा कई कीटों के खाद्य पदार्थ हैं। मधुमक्खियां इसका प्रयोग शहद बनाने में करती हैं। मतलब ये कई जो हमारे तितलियां हैं जैसे हमिंग बर्ड हो गया, इन कीटों के ये खाद्य पदार्थ है और मधुमक्खियां भी इनसे शहद निकालती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ऑप्शन इस प्रकार है, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन सी है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। ऑप्शन डी नींबू, गुड़, मटर। जब किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे क्या खाना चाहिए। उसे खाना चाहिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये चीज अगर वो खाएगा तो उसकी हीमोग्लोबिन की पूर्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। वाष्पन, अपसादन, निस्तारण, निस्यंदन। निस्तारण, अपसादन, वाष्पन, निस्यंदन। अपसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अपसादन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अपसादन। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और ये देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं या नहीं समझते हैं। ये किसके कारण हो सकता है। मतलब ये किसका कारण है। ऑप्शन ए हमारा, ये उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। ऑप्शन बी, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। ऑप्शन सी, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। ऑप्शन डी, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित कल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी। तो देखिए ऑप्शन ए गलत है हमारा, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी गलत है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। जो हमारी शिक्षिका थी वो उस चीज को प्रभावी तरीके से बच्चों को नहीं समझा पाई, नहीं व्याख्या कर सकी उसकी, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति ये देखती है स्टील की कील खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की छोटी कील डूब जाती है। कहने का मतलब यह है कि ज्योति ये देखती है कि पानी से भरी हुई एक बाल्टी है या स्टील की बाल्टी कह सकते हो, उसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर हम उस पर कटोरी डालते हैं तो कटोरी नहीं डूबती है और लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन देखते हैं इसके। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन बी, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन सी है, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का। ऑप्शन डी, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो पहले गलत है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारे पहले ही गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है। मतलब जो कटोरी का बल है तो पानी का बल उसके भार से ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। मतलब लोहे का बल ज्यादा है,
पानी की तुलना में भार जो है ज़्यादा है। पानी की तुलना में लोहे की कील का भार जो है ज़्यादा है, और स्टील की कटोरी का भार जो है पानी की तुलना में कम है, इसलिए लोहे की कील डूब जाती है और पानी की कटोरी नहीं डूबेगी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। पानी नहीं, गहरे गहरे ऊंचे पहाड़। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पानी नहीं, गहरे गहरे ऊंचे पहाड़। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? लोहा मलेरिया, एनीमिया रक्त। लोहा हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला। मच्छर डेंगू, लोहा गुड़। मच्छर मलेरिया, एनीमिया रक्त अल्पता। मतलब ये जो हमें दिखाए गए हैं ये आपस में कौन से निकटतम संबंधित शब्द हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो देखिए जो ऑप्शन बी है हमारा वो सही हो जाएगा, क्योंकि लोहा से हीमोग्लोबिन की पूर्ति होती है, आयरन के लिए कहा जाता है ये लोहा। और एनीमिया से आंवला की पूर्ति होती है। एनीमिया आंवला पूर्ति करेगा एनीमिया की, और हीमोग्लोबिन की लोहा करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, नींबू सादा पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन डी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। मतलब जो नमकीन पानी होता है हमारा उसका घनत्व जो है साधारण पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पादन, फसल की कटाई। तो ये क्रिया कहलाएगी हमारी थ्रेशिंग। जब हम दानों को भूसे से अलग करेंगे तो ये क्रिया कहलाएगी थ्रेशिंग। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन बी, पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर से क्षारीय होते हैं। ऑप्शन सी, अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन डी, पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है और ए रक्त वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की संभावना कितने परसेंट है? 75%, 50%, 100% या 25%? तो देखिए पुरुष का रक्त ओ है और स्त्री का रक्त ए है, तो ओ रक्त वाले जो समूह होगा, जो बच्चा होगा, उसका जो चांस रहेगा वो 50% रहेगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50%। पोलियो का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, कवक, कीट। तो देखिए पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। पोलियो का वायरस भोजन पानी के साथ
शरीर में प्रवेश करते हैं तथा तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये जो विषाणु होता है हमारा पोलियो का, ये जो हमारा तंत्रिका सिस्टम होता है, तंत्रिका सिस्टम जो होता है उसे डैमेज, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसे ये हानि पहुंचाता है, जिसके कारण पोलियो हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जल जनित रोग है अतिसार, छोटी माता, रक्तल्पता, मस्तिष्क ज्वार। तो जल जनित रोग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अतिसार। अतिसार जो है जल जनित रोग है, ये जल से उत्पन्न होने वाला रोग है। अतिसार रोग जल के द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि छोटी माता विषाणु, छोटी माता जो है हमारी ये विषाणु वायरस द्वारा होती है। और रक्त अल्पता लोहे की कमी से, मतलब ये जो है रक्त अल्पता ये लोहे की कमी से होती है, छोटी माता वायरस के कारण होती है। और जो मस्तिष्क ज्वार है वो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। अतिसार जो हमारे जल के द्वारा जल जनित रोग है ये, छोटी माता होती है हमारी ये वायरस द्वारा, विषाणु द्वारा, और रक्त लोहे की कमी के द्वारा। और ये जो हमारा मस्तिष्क ज्वार है ये ज्वर जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अतिसार। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है माइक्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्राइड लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए वे लवण जो जल का अवशोषण करते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। कौन से होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। हाइग्रोस्कोपिक लवण अपने आसपास के जलीय अणुओं को अवशोषित कर लेते हैं, मतलब इनके जो आसपास जलीय अणु होते हैं उनका ये क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। सॉरी, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी हाइग्रो, हाँ ऑप्शन ए होगा। सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ये माइक्रो कर दिया, ये हाइग्रोस्कोपिक लवण है, ये हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरस द्वारा। तो प्रकाश संश्लेषण जो संपादित होता है वो सभी हरे पौधों द्वारा संपादित होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो हमारे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन ये बाहर निकालते हैं। धूम्रपान से होने वाले प्रमुख रोग हैं तपेदिक, कैंसर, अल्सर या अनिद्रा। तो जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें कौन से रोग होते हैं धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए? तो देखिए धूम्रपान से क्या क्या होता है, फेफड़े तथा मुख का कैंसर हो जाता है, विषाणु जन्य रोग है ये, इसके अंतर्गत ऊतक नष्ट होने की, जो ऊतक होता है वो नष्ट होने लगता है, परिणाम स्वरूप चोट घाव जल्दी भरते नहीं है और वे बढ़ते रहते हैं। कहने का मतलब यह है जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें कैंसर हो जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी। और कैंसर भी होता है फेफड़ों का, फेफड़ों वाला, यानी फेफड़े जो होते हैं हमारे वो डैमेज हो जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है 72 मिनट, 72 बार, 70 बार, 75 बार, 80 बार। तो जो विश्राम अवस्था में व्यक्ति होता है उसकी जो धड़कन की प्रति मिनट धड़कन होती है वो होती है 72 बार। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? मतलब हमारे शरीर में
एक ऐसा अंग है जो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। वो क्या है? लीवर है, किडनी है, लंग्स है, हृदय, क्या है? तो देखिए जो लीवर होता है हमारा यकृत, वो जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, चूहा के द्वारा फैलने वाला रोग है चेचक, मलेरिया, प्लेग, तपेदिक। तो चूहा जो है हमारा वो प्लेग रोग का वाहक होता है और चूहे द्वारा प्लेग रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25, रोनाल्ड रोज का संबंध निम्न में से किससे है? हैजा, चेचक, टीबी, मलेरिया। तो रोनाल्ड रोज ने इनमें से मलेरिया की खोज की थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। रोनाल्ड रोज प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक थे जिन्हें 1902 में मलेरिया बुखार के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका जन्म 13 मई 1857 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। मतलब ये रहने वाले भारत इंडियन थे और इनका जन्म 13 मई 1857 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी के किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो जो फसल चक्र के द्वारा मिट्टी जो होती है, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी के जो तत्व होते हैं उनमें हमारी जो स्थिरता संभव हो पाती है वो होती है हमारी नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूटेरियम में निम्न में से किसका समस्थानिक है? ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? हीलियम का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ड्यूटेरियम जो है हमारा वो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इनमें से सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या जो है हमारी उन दोनों का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 29, जीवन की मूलभूत इकाई है ऊतक, रक्त, कोशिका, प्रोटॉन। मतलब जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो कौन सी है? तो देखिए जीवन की मूलभूत इकाई है हमारी कोशिका। क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका। अब आता है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत आसान है, मुश्किल है, संभव है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए जहां घर्षण शून्य होता है वहां चलना आसान होता है, मुश्किल होता है या असंभव है या इनमें से कोई नहीं। जहां घर्षण बल शून्य है वहां चलना असंभव होता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असंभव। तो दोस्तों आज हमारी ये 11वीं क्लास है ईबीएस की और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगे कि कुछ इसमें सही नहीं हो रहा है, मतलब वीडियो में कंटेंट सही नहीं हो रहा है, तो आप मुझे सजेस्ट करें और कमेंट करके बताएं ताकि मैं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं और यूपी टेट, सी टेट और आपका सुपर टेट की तैयारी बहुत अच्छे से कराऊं, आपको 30 में 30 नंबर दिलाऊं ईबीएस पर्यावरण अध्ययन में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी से गुजारिश है। और चैनल पे जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उन्हें अंत तक देखा करें ताकि आपको पूरी वीडियो का फायदा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।